आप लोगों का बिजली का बिल अब आपका पड़ोसी भरने वाला है और वीडियो के आखिरी तक ये चीज मैं क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। मगर क्या आपको अजीब सा नहीं लग रहा कि मैं स्टूडियो छोड़ के यहां कहां बैठा हूं और मेरे पीछे ये इतनी सारी मशीनें क्या हैं? तो ये है दोस्तों एक डेटा सेंटर जहां से लोगों के घरों में जाता है इंटरनेट। और आज की इस वीडियो में इस मशीनरी का खास करके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस हैं। तो चलो स्टूडियो में जल्दी से करते हैं आज की वाली वीडियो शुरू। और एक और चीज बताऊं, आज की इस वीडियो में खास करके एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद में वीडियो एंड होने तक ट्रस्ट मी, मेरे से शर्त लगा लो, आप सब में से बहुत सारे लोग आज ही किसी ना किसी सोलर इंस्टॉलर को फोन करने वाले हैं और अपनी रूफटॉप पे सोलर लगवाने वाले हैं, गारंटीड। अगर आप लगवाओगे भी नहीं तो इंक्वायरी आज के आज में जरूर करोगे। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। इंडिया ने 2025 में इतनी सोलर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करी कि उससे हम पूरी दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पूरा कर सकते थे। और ये नंबर है 23 गीगावाट। और जहां एक तरफ एक आदमी लोड शेडिंग की वजह से अपने घर में बिना लाइट के लिए बैठा है, ऐसा उस समय पे हो रहा है। और अगर इसको देखा जाए तो ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये एक ब्रोकन सिस्टम है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो इस ब्रोकन सिस्टम को ठीक कर सकती है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेटिफिकेशन ऑफ द ग्रिड्स। अब जरा खुद से सोच के देखो कि इंटरनेट से पहले क्या था? टेलीफोन्स वो सिस्टम था जो कि एक सेंट्रलाइज तरीके से काम करता था। एक टेलीफोन एक्सचेंज जिससे सारे टेलीफोन्स कनेक्टेड होते थे, और अगर एक्सचेंज डाउन हो गया तो आपका फोन भी किसी काम का नहीं रहता था। और उसके बाद में इंटरनेट आया जिसमें कि मल्टीपल नॉड्स बन गए। अगर एक नॉड डाउन हो गया तो आपका कॉल दूसरे नॉड के थ्रू राउट हो जाता था। और यही फंडामेंटल दिक्कत आज हमारी ग्रिड्स फेस कर रही है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये सब चीजें किस तरीके से बदलने वाली हैं। और और ये भी बताऊंगा 12 मिनट के अंदर अंदर कि किस तरीके से आपका पड़ोसी आपका बिजली का बिल भरेगा। मगर देखो, ये सब जो चीजें होंगी, जो स्मार्ट ग्रिड और ये सब चीजें मैं बता रहा हूं, ये सब जो चीजें होंगी, ये चीजें सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है, हो क्यों रही हैं। आखिर प्रॉब्लम है क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो कि चेंज की जरूरत पड़ रही है। अब सुनो, 2025 में ग्रिड इंडिया ने 23 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कर्टेल मतलब ऑफ कर दी, काट दी, इस्तेमाल नहीं करी, मतलब वेस्ट गई। अब एम्बर एनर्जी के हिसाब से 2.3 टेरावाट आवर्स, मतलब इतनी जीरो है, मैं सोच भी नहीं सकते, टेरावाट आवर्स ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुई। कंपेंसेशन में जनरेटर्स को 575 करोड़ से 690 करोड़ दिए गए। ये एक्चुअल में डेटा है, मैं नंबर ताकि मिस ना हो जाए इसलिए पढ़ के बोल रहा हूं। अब एक्चुअली सोच के देखो, आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, हमें आपकी एनर्जी नहीं चाहिए, हम आपकी तार काट रहे हैं, और आपकी तार काटने के लिए हम आपको कंपनसेशन भी दे रहे हैं। मतलब लिटरली सोलर एनर्जी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव में चली गई। बिजली भी तुम रखो और हमें ना देने के लिए पैसे भी लो। मतलब ये चीज अपने आप से तुम लोग सोच के देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। रात को एक घर में एक बंदा बिना इलेक्ट्रिसिटी के बैठा है, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कट होने की कंप्लेंट कर रहा है, और दूसरी साइड हम जनरेटर्स को पैसा दे रहे हैं, भाई हमारे ग्रिड में अपनी बिजली मत भेजो। दोनों ही बातें एक दूसरे से, एक उस छोर है तो एक इस छोर। अब आती है दूसरी दिक्कत है कोल प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, 2025 अक्टूबर में क्या हुआ, 40% सोलर आउटपुट वेस्ट चला गया। मतलब ग्रिड में नहीं डाला उसको, वरना ग्रिड इनस्टेबल हो जाता। इस वजह से वो सारा सोलर आउटपुट वेस्ट चला गया। अब यहां पे एक चीज आती है कि हमने 40% कंज्यूम क्यों नहीं करा, क्योंकि हमारी ग्रिड में जो बिजली आती है वो सोलर के साथ साथ कोल से भी आती है। और कोल पावर प्लांट्स को हमें मिनिमम 55% कैपेसिटी पर रन करना ही करना है। उससे नीचे हम अभी तो टेक्निकली नहीं कर सकते, बट 55% पे उन्हें हमें रन करना है। तो सोलर का एक्सेस प्रोडक्शन होते हुए भी हम कोल का प्रोडक्शन डाउन नहीं कर सकते, ना हम उसका प्रोडक्शन में किसी तरीके से काट सकते हैं। तो हमें सोलर का ही प्रोडक्शन काटना पड़ता है ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। और अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग कोल पावर प्लांट्स को बंद कर सकते हैं, तो
तो भाई मेरे, अगर कोल पावर प्लांट को बंद करा और हमने उसे हॉट स्टार्ट करा तो 6 से 8 घंटे लगेंगे उसको फुली फंक्शनल होने में, और गलती से कोल्ड स्टार्ट करा तो भाई 2 से 3 दिन बिना बिजली के रहना, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग का प्रोसेस बता रहा हूं 2 से 3 दिन का होता है। तो इसीलिए कोल पावर प्लांट्स को मिनिमम 55% पे रन करा जाता है। अब आता है इस चीज का तीसरा प्रॉब्लम, द ट्रांसमिशन प्रॉब्लम। अब देखो होता क्या है, गुजरात और राजस्थान सबसे बड़े स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा सोलर लगा हुआ है। अब उस सोलर का इस्तेमाल अगर आपको दिल्ली में करना है तो ट्रांसमिशन लाइन्स ही बहुत कम है अपने आप में। अब नई ट्रांसमिशन लाइन राइट ऑफ वे के चक्कर में नहीं बन पा रही है, या फिर इंटेंशंस क्लियर नहीं है उन्हें बनाने का, वो तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ, लैक ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा है। अब हमारा जब ग्रिड 2013 में कंप्लीट हुआ, फाइनली डिजाइन होके, उस समय पे ग्रिड का मेन मकसद ये था कि भाई एक पॉइंट है पावर प्लांट हो तो मेरे से लोगों के घरों तक सप्लाई देना। मगर तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि लोग भी वापस सप्लाई देने लग जाएंगे। आज का कंज्यूमर कल का प्रोज्यूमर बन जाएगा। प्रोज्यूमर मतलब जो खरीदता है और बेचता भी है ग्रिड को, प्रोज्यूमर। अब इस चीज को मैं और ज्यादा सिंपल कर देता हूं, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं जिससे कि हर एक बंदे को क्लियर हो जाए। देखो, दिल्ली से आगरा हमने एक हाईवे बनाया। अभी तक का प्लान ये था, ये वन वे हाईवे, आप इस पे दिल्ली में चढ़ोगे और आगरा उतर जाओगे, ठीक है। मगर अब हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगरा से भी लोग बाग दिल्ली आना चाहने लगे और वो भी उसी हाईवे का इस्तेमाल करने लगे, जिसका रिजल्ट क्या होता है, उस हाईवे पे हो गया कंजेशन। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जो कि एक अमेरिकन रिसर्चर जो कि ग्रिड्स में काम करते हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर करा, और वहीं से शायद ये टर्म आई है, इंटरनेटिफिकेशन ऑफ द ग्रिड्स। अपने आप में नया टर्म है और यही वो मूवमेंट है जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इस चीज को एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। मान लो कि आप लोग 5 दिन की छुट्टी मनाने शिमला चले गए हो। आपके घर पे सोलर लगा हुआ है जो कि बिजली कॉन्टिन्यूसली बना रहा है। अब यहां पे आपके यहां पे नेट मीटर भी है। नेट मीटर तो नहीं, मान लेते हैं आपके यहां पे स्मार्ट मीटर है। अब पहले आपके पास में एक ही ऑप्शन होता था कि सोलर से बनने वाली बिजली को आप सस्ते रेट्स में ग्रिड को सप्लाई करोगे। जब तक 1-on-1 नेट मीटरिंग है तब तक तो आपकी यूनिट के अगेंस्ट यूनिट कैंसिल हो जाएगी, उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट फिलहाल मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था कि आपका सोलर ग्रिड में बिजली सप्लाई करेगा सस्ते रेट में। मगर अब सोच के देखो, आपके पड़ोसी शर्मा जी, उनके घर में एक पार्टी है, खूब एसी का यूज होगा, खूब लाइटें लगी हैं, खूब झालरें जल रही हैं, खूब रोशनी है, सारे कमरों के पंखे चल रहे हैं, उनके यहाँ पे फुल ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, और आपके यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 0 है। अब आपका वो स्मार्ट डिवाइस जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है, वो शर्मा जी के स्मार्ट डिवाइस से बात करता है कि अरे शर्मा जी, तुम्हारे को एक्स्ट्रा बिजली चाहिए, मैं 4 रुपए यूनिट में दे दूंगा, मेरे पास 3 यूनिट पड़ी हैं, चाहिए क्या? शर्मा जी का डिवाइस कहता है कि हाँ यार मुझे दे दो, और तुरंत आपके पास बैंक का एक मैसेज आता है कि भाई आपके अकाउंट में 12 रुपए आ गए हैं, क्योंकि आपके स्मार्ट डिवाइस ने वो वाली यूनिट आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली नेगोशिएट करके शर्मा जी को बेच दी। और इसी चीज को बोला जाता है P2P, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज। ये एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेटिफिकेशन का, जिसको हम आगे और डिटेल में समझने वाले हैं। जिस पॉइंट के बारे में मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि आप तुरंत सोलर इंस्टॉलर्स को कॉल करोगे और अपने रूफटॉप पे सोलर लगवाना चाहोगे, वो वाला पॉइंट है। देखो अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है, ये पीएम सूर्य घर का स्क्रीनशॉट है, और इन्होंने, मतलब मोदी जी ने नहीं, बट पीएम सूर्य घर योजना में लास्ट डेट आ गई है सब्सिडी की, जो है आपकी 31 मार्च 2027। तो बहुत कम टाइम रह गया है। सब्सिडी अगर आप 78,000 की सेंटर की लेना चाहते हो तो ये बहुत लास्ट मोमेंट है कि अब आप ले सकते हो, नहीं तो 31 मार्च 2027 से सब्सिडी बंद हो रही है सोलर पर। मगर अब जिन लोगों को ये फैंटेसी लग रहा है कि ऐसा असलियत में भी हो सकता है क्या, तो क्या नाम था उस कंपनी का, पावर लेजर। ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और इसने अपना प्रोटोटाइप टेस्ट करा है यूपी के अंदर, जहां पे एक्चुअल में ये पीयर टू पीयर ट्रेडिंग इन्होंने इस्टेब्लिश करी है। मगर इतनी जल्दी खुश मत हो, एक चीज सुन के जाओ, इसकी अपनी दिक्कतें हैं, इस चीज के अपने चैलेंजेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेन पावर ग्रिड ऑफ हो गया तो आपका पीयर टू पीयर एक्सचेंज काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जिस तरीके से पावर कट होने पे सोलर ऑफलाइन चला जाता है। आपके बेशक छत पे सोलर लगा हुआ है, बट अगर पावर कट हो गया तो ऑन ग्रिड सिस्टम घर में बिजली नहीं देता। तो इस तरीके से मेन ग्रिड के डाउन होने पे ये पीयर टू पीयर सिस्टम ठप हो जाता है। और इसका सबसे दर्दनाक एग्जाम्पल तो हमें टेक्सास के केस में देखने को मिलता है। टेक्सास में सर्दियों के महीने में तूफान आता है, सारी ट्रांसमिशन लाइन छू 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 खत्म,
उस समय पे जिन लोगों ने अपने रूफटॉप पे सोलर लगाया था वो भी बेचारे ठंड में मरे हाइपोथर्मिया की वजह से, और जिन लोगों ने सोलर नहीं लगाया था वो भी ठंड में मरे, क्योंकि वहां के ज्यादातर सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम थे, उनके पास में बैटरी बैकअप नहीं था, स्टोरेज नहीं था, तो समहाउ वो सोलर जो ऑलरेडी डिप्लॉयड था उसको भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का, जहां एक पावर यूनिट है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। मगर अब बात आती है इसका एक्चुअल में फिर सॉल्यूशन है क्या? तो देखो, इसका स्मार्ट सॉल्यूशन निकल के आता है दो चीजों से। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया P2P, पीयर टू पीयर, और इसका दूसरा सॉल्यूशन निकल के आता है माइक्रोग्रिड से। अब इमेजिन करके देखो, दो घर हैं, दोनों पे सोलर लगा हुआ है और दोनों के अंदर बैटरीज है, ठीक है, और वो दोनों एक ही लाइन से कनेक्टेड है, मतलब एक ही ग्रिड से कनेक्टेड है, और वो ग्रिड के अंदर मतलब इन दोनों ने कंबाइन तरीके से अपना एक और बड़ा सोलर फार्म भी लगा रखा है जिसमें इन्होंने छोटी सी बैटरी भी लगा रखी है। अब क्या होता है, जब ये दोनों घर हैं तो दोनों घरों की छतों पे लगा हुआ सोलर वो बिजली बनाता है। अगर आपके घर में कंज्यूम हो रही है तो ठीक है, वरना वो बराबर वाले घर को दे देता है अगर उसे रिक्वायरमेंट होती है। और अगर दोनों घरों का बैटरी बैकअप भी डाउन हो जाता है तो जो कम्युनिटी में बैटरी बैकअप और सोलर लगा हुआ है उससे ये दो घर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को मैग्नीफाई कर दो, इसके अंदर 1000 घर डाल दो, 1000 घरों में सोलर लगा हुआ है। सबसे पहले तो इनके सोलर की जो बिजली बन रही है दोपहर में, बेशक से पीक आवर्स में, वो ये घर आपस में कंज्यूम कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स P2P के थ्रू, पीयर टू पीयर के थ्रू। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ये घर बना रहे हैं वो जा रही है बैटरी स्टोरेज के अंदर, और ये जितने भी सारे घर हैं ये एक मेन ग्रिड से भी कनेक्टेड है। अब इमेजिन करके देखो, आंधी तूफान आया, ट्रांसमिशन लाइन टूट गई, मगर इस मूवमेंट पर भी ये सारे के सारे घर और इनका कम्युनिटी बैटरी सिस्टम, इनका कम्युनिटी सोलर फार्म इन 1000 घरों का एक माइक्रो ग्रिड का काम कर रहा है। ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, अपने घरों में भी स्टोर कर रहे हैं, अपनी सेंट्रलाइज्ड बैटरी को भी चार्ज कर रहे हैं, और इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है। इस मोमेंट जब ग्रिड डाउन है, कोई बंदा जो किसी पड़ोसी के सोलर से बनने वाली बिजली को कंज्यूम कर रहा है तो वो पड़ोसी को उस बिजली के लिए पैसा दे रहा है। और इसी तरीके की माइक्रो ग्रिड्स को, अगर ये तो एक माइक्रो ग्रिड है, आप ऐसी 100 माइक्रो ग्रिड्स आपस में कनेक्ट कर दो तो एक माइक्रो ग्रिड दूसरी माइक्रो ग्रिड को सपोर्ट करेगी। और सेम सिनेरियो होता है इंटरनेट में भी। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो देखो दोस्तों, अभी करेंटली हमारे इंडियन ग्रिड की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कैसा है? तो देखो, हमारे इंडियन ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि ये सिंगल नेशनल ग्रिड की तार है जो कि हमारी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। अगर ये तार कट गई तो इस स्विच का पूरा इंटरनेट बंद, इसका मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमारी ग्रिड की बंद। बट क्या हो अगर इसी ग्रिड को मैं किसी दूसरी माइक्रो ग्रिड से एक और कनेक्टिविटी दे दूं? तो जैसा कि आप देखोगे यहां पे एक और कनेक्टिविटी आ गई है। अब अगर कैसा हो कि मैं तीसरी एक और माइक्रो ग्रिड से इसको एक तीसरी कनेक्टिविटी दे दूं, तो यहां पे आप देखोगे कि तीनों कनेक्टिविटीज आ चुकी हैं। मगर अब अगर मेरी ओरिजिनल ग्रिड डाउन भी हो जाएगी तो भी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। और यही कॉन्सेप्ट काम करता है इंटरनेटिफिकेशन ऑफ इंडियन ग्रिड्स। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार यहां पे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से सारी ट्रांजैक्शन स्मार्ट मीटर का मेंटेन करना दिक्कत ही दिक्कत। अब एक चीज सुन लो, ग्लोबल लेवल पे ग्रिड सिंगुलैरिटी एक एनर्जी वेब चेन ने 2025 में 1.2 मिलियन ऑटोमेटेड एनर्जी ट्रांजैक्शन सपोर्ट किए। 1.8 सेकंड एवरेज सेटलमेंट टाइम था। तो ये एक्चुअल में फिजिबल है, पॉसिबल है, हो सकता है, करने का इंटेंट होना जरूरी है। इंटरनेट में देखा है ना आपने किस तरीके से होता है, LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वही एग्जांपल है। वाइड एरिया, WAN मतलब आपकी सारी माइक्रोग्रिड्स आपस में कम्युनिकेट, LAN मतलब आपके लोकल नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट। सोच के देखो, आपका इंटरनेट अगर डाउन हो जाता है तो आपका एसी तो वाईफाई राउटर से कम्युनिकेट कर ही सकता है ना। आपके लोकल नेटवर्क पे जो जो डिवाइसेस हैं आप उनको तो एक्सेस कर ही सकते हो ना। इंटरनेट बंद हो जाने पे आपका सिस्टम, अगर प्रिंटर आपका नेटवर्क से कनेक्टेड है, आप उससे प्रिंट दे ही सकते हो ना। तो ये सेम एग्जाम्पल है, और यही सेम एग्जाम्पल को बोला जाता है इंटरनेटिफिकेशन ऑफ ग्रिड। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि इंडिया भी कहां पर है इस रेस में।
तो सिंपल सा लॉजिक है, इंडिया में स्मार्ट मीटर डिप्लॉयमेंट चालू हो गया, वही P2P वाले मीटर्स। तो अब ये देखो स्मार्ट मीटर्स 1.3 लाख करोड़ का स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट है, जिसमें कि टोटल 45 डिस्कॉम्स है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइमल्टेनियस रोल आउट है। इसी के साथ साथ दिक्कत क्या है इसमें, 21% ही कंप्लीट हुआ है दिसंबर 2025 तक, तो इसमें स्पीड हमें बढ़ानी होगी। दूसरा आता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि सोलर रिच स्टेट है, राजस्थान, गुजरात, इन सबसे दिल्ली तक ट्रांसमिशन लाइंस बनाई जा रही हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी सोलर वाली। अब इसके बाद में आता है बैटरी स्टोरेज। इंडिया भी पीछे है, बट सम हाउ बैटरी स्टोरेज में भी स्केलेबिलिटी चाहिए, और बहुत जल्दी स्केलेबिलिटी आएगी ऐसी मेरी उम्मीद है। वीडियोस मैंने बैटरी स्टोरेज इंडिया की कहाँ पे स्टैंड करती है बहुत सारी बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। और तीसरा है माइक्रोग्रिड पॉलिसी। मैरीकॉन इंडिया या फिर इस तरीके के आप पोर्टल्स देखो जो ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, आपको जगह जगह पे दिखेगा सरकार माइक्रोग्रिड्स पर भी काम कर रही है, माइक्रोग्रिड्स की डिप्लॉयमेंट पर भी काम कर रही है, खास करके उन रीजन्स में जो कि इजीली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आंधी तूफान बाढ़ के टाइम पे। तो बाकी तो बस इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। मगर 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 एक चीज बतानी भूल गया। देखो अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक फाइनल सवाल होता है कि तो फ्यूचर क्या है माइक्रोग्रिड्स का, बैटरीज का, सोलर का। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल चाइना का याद आ गया, बताकर ही जाऊंगा। देखो चाइना के अंदर भी ना यही सब प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उस समय पे उन्होंने क्या करा, उनके यहाँ पे भी एनर्जी में सोलर के प्राइसेस नेगेटिव चले जाते थे भरी दोपहरी में। और ये चाइना में तो ट्रेडिंग होती है, इंडिया में भी स्टार्ट हो रही है, बट वो ट्रेडिंग के टाइम पे एनर्जी प्राइसेस का नेगेटिव जाना जो सोलर फार्म ओनर्स थे उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात थी। चाइना में तो बैटरीज वैसे ही सस्ती हैं, तो वहाँ के फार्म ओनर्स ने क्या करा, बैटरीज डिप्लॉय कर ली और सोलर एनर्जी को दिन में स्टोर करना चालू कर दिया। और फिर जब प्राइस हाई होता था एनर्जी का, उस समय पे वो उसे मार्केट में फ्लड करते थे और एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाते थे। तो ऐसी देखो ये मेरी पर्सनल सोच है। देखो मैं ऐसे एक दिन मजाक में कह रहा था अपनी टीम से कि हम एक काम कर सकते हैं, जब इंडिया का सोलर प्रोडक्शन एकदम पीक पे हो जाता है ना, तब बर्फ जमा दो, सारी एनर्जी की बर्फ जमा दो खूब सारी, और उस बर्फ को मेल्ट करके ठंडक ले लो। तो मतलब कम से कम देखो एग्जांपल है, कम से कम राजस्थान, गुजरात जैसी जगहों पे ठंडक तो बनी रहेगी। खैर, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आने वाले फ्यूचर में आपके सोलर के रेट किस तरीके से डबल या फिर ट्रिपल या फिर 4 गुना भी हो सकते हैं, नंबर फिक्स नहीं है, बढ़ेंगे जरूर, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो, यहां पे आ रही होगी। बाय।